आपने पिक्चर देखी होगी द वैक्सीन वॉर। देश में कोरोना आया, उसमें कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, उसमें क्या आइडियाज आए। तो आपने कभी उस पिक्चर को सर्च करना, द वैक्सीन वॉर, संघर्ष कैसे होता है। लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल स्तर में किन्हीं पिक्चरों को सिलेक्ट किया गया तो उसमें द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जो एक पिता पुत्र की बड़ी रोचक कहानी है, उसमें जो एक बेटे और उसके पिता के बारे में जो अंतः हृदय की कहानियां हैं, उसमें उस हैप्पीनेस के बारे में कि हैप्पीनेस को किस तरीके से ढूंढा जाता है, वो कहाँ से वो आइडियाज आते हैं। क्योंकि एक पिक्चर को बनाने में बहुत बड़े आइडियाज की आवश्यकता होती है। और इसमें अब्दुल कलाम जी ने जीवन में जो संघर्ष के, आई एम कला करके एक पिक्चर आई है, और जो बच्चा के अब्दुल कलाम के विचारों पे चलने के लिए, इस प्रकार से कई पिक्चरें आई। लेकिन जितनी भी पिक्चरें बनती है उसका एक आइडिया होता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचे वो आइडिया आते कहाँ से, वो थीम आती कहाँ से, तो वही आइडियाज जाकर के पिक्चर को फ्लॉप भी करते हैं और जाकर के पिक्चर को पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू में लेकर के आते हैं। तारे जमी पर, इसको भी एक सिलेक्टेड और सफल पिक्चर माना गया है। तो फ्लॉप करने का मतलब ये नहीं कि देखने वालों की संख्या कितनी है, ये उसका फ्लॉप करने का, उसकी हिस्ट्री के आइडियाज कितने महत्वपूर्ण हैं। ठीक उसी तरीके से अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपने वर्क के लिए आगे बढ़ता है तो उसके लिए सबसे पहले वो आइडियाज होते हैं। अगर उसके दिलो दिमाग में कोई आइडियाज नहीं है तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाएगी। आइडिया सफल हो या विफल हो, विषय ये नहीं होता है आइडिया उत्पन्न हो रहे हैं, जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अदर सिस्टम, डिस्चार्ज सिस्टम इज अदर सिस्टम, लेकिन जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमारे काम की जो है, जितना 12 दिन का हमारा 12 दिवसीय जो प्रशिक्षण का ये लगा है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसमें 5 डेज में क्या हमारे अंदर 5 आइडिया पैदा हुए हैं क्या, इस बारे में हमारा ध्यान जरूर जाना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि मुझे थोड़ा इसमें बांधा गया है कि आपको जो है एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में बताना है। वैसे एलोवेरा, ये तमाम चीज़ें आपने देखी, इसके विज्ञापन भी देखते हैं, उसमें मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ ही चीज़ों में ज़रूर जाना चाहूँगा। क्योंकि अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करें, अगर हम चरक संहिता को उठा करके देखें, और मुझे अवसर मिला कल से ही इसकी तैयारी करने का, पूरे ब्रह्मांड के अंदर चरक संहिता ने कहा कि ऐसी पृथ्वियां ब्रह्मांड में सैकड़ों हैं, और उसने कहा समस्त ब्रह्मांड, अगर ऐसे ब्रह्मांड अगर अनेकों इकट्ठा हो जाए तो जिसे औषधि का श्रेष्ठ माना गया है वो कौन सी है? औषधि जिसको श्रेष्ठ माना गया, हल्दी, उसका तोड़ नहीं। अब आप बड़ा प्रश्न उठता है कि हल्दी में ऐसा कौन सा गुण है? चरक संहिता ने उसको कहा कि ग्रह की सबसे बड़ी औषधि, सबसे बड़ी बूटी। तो एक दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर उत्पन्न होता है कि अगर हम किसी को महत्ता में बढ़ाते हैं, हमने कहा मुकेश अंबानी इज वेरी रिच मैन ऑफ वर्ल्ड, हमने कहा वो बहुत बड़ा धनी आदमी है, लेकिन हम उसकी भी तो तलाश करेंगे क्यों धनी है। रिलायंस, जियो, ये तमाम तरीके के उनके प्रोडक्टों को देखते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम हल्दी की तरफ जाएं तो हल्दी में ऐसा कौन सा गुण है जो अदर में नहीं है, एलोवेरा में नहीं है, फला में नहीं है। क्योंकि लगभग हिमालयन उत्तराखंड राज्य में और भारत जो है 12,825 प्रकार की प्रजातियां औषधि के पादपों, जिसमें कि केवल हम 1765 के पौधों की जो औषधीय पौधे हैं उनके बारे में जानते हैं, 1765, जबकि 12,000 प्लस है जिस तक हम पहुंच ही नहीं पाए अभी। हल्दी के अंदर एक बहुत बड़ी एंटीऑक्सीडेंट मिलता है कि वो कभी अपना फ्लेवर या अपनी एंटीऑक्सीडेंट को बॉडी में नहीं देता है, लेकिन बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट होता है उसी को मरम्मत करता है, शरीर की त्वचा के ऊतकों को पुनर्जीवित करता है, अपना कोई जाकर के रिएक्शन नहीं करता है हल्दी। और मेरे दृष्टिकोण से उत्तराखंड में हल्दी का अगर हमने एरोमेटिक के हिसाब से अगर देखें तो हल्दी सौंदर्य प्रसाधनों के साथ साथ में मेडिसिन में भी काम आती है। और उसकी एक और विशेषता है हल्दी की कि हल्दी को कभी बंदर नहीं खाता है।
जो हमारे यहाँ उसका बंदरों का बड़ा आतंक है कि हमारे कुछ भी नष्ट कर सकता है, लेकिन हल्दी वो चीज़ है जिसको बंदर कभी टच नहीं करता, क्योंकि इसके पौधे में ऐसी एक दुर्गंध आती है कि जो जैसे ही जानवर उसके नज़दीक जाता है तो उसकी आइज़ को उसमें प्रॉब्लम होती है, वो उसके नज़दीक तक नहीं पहुँचता है। तो कहने का मतलब अपनी उद्यमिता को हम एरोमेटिक के माध्यम से हल्दी से भी यूज कर सकते हैं। और हल्दी के लिए, हल्दी की एक और विशेषता है वो दोनों एरिया में पैदा होती है। उसके लिए वेरी कूलिंग भी नहीं चाहिए और वेरी हीट भी नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब कि अगर हम अपने प्रोडक्ट को इस तरह, और अगर हल्दी की अभी अगर कीमत देखें तो लगभग 300-500 से नीचे, 320-350 इतने से नीचे नहीं है। उसकी एक और विशेषता है, आपको उसको पानी नहीं देना पड़ेगा। एक उद्यमिता के साधन के रूप में आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा मैं उसमें जाना चाहूँगा कि इसके अतिरिक्त हमारे पास और भी हल्दी के अलावा अश्वगंधा की जड़ी बूटी होती है। अश्वगंधा के लिए भी हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा हमारे पास जो आया, ये किलमोड़ा आया। पहाड़ों में बहुत आयात में होता है, और अल्मोड़ा का जो नामकरण था शहर का, वो उसी जा करके, क्योंकि वहाँ बहुत काफ़ी मात्रा में किलमोड़ा होता था, उसको अल्मोड़ा इसलिए कहा गया। क्योंकि कोई अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऐसा जन्म नहीं हुआ उसका, क्योंकि वहाँ पे किलमोड़ा काफ़ी अधिक होता था। और किलमोड़े की एक विशेषता है जिसका तन, जड़ और छाल, इसमें हाइड्रोक्लोराइड नाम का एक एसिड मिलता है। अगर हमने उसको किसी भी त्वचा रोग के लिए और इसकी जो आंत के अंदर जो प्लास्टिक होती है, और हाइड्रोक्लोराइड के साथ में जो हमारे मतलब ऐसे एसिड होते हैं जो ज्वलनशील होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने में हाइड्रोक्लोराइड का बहुत बड़ा सहयोग होता है। और इसकी खेती को करने के लिए, इसको इकट्ठा करने के लिए कोई बहुत बड़ा, और हमारे यहाँ कई महिला समूह, सहायता समूह बने हैं, कई लोग उद्यम के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं, फला चीज़ की, क्योंकि हमने अपने आप को इन चीज़ों में नहीं ढाला है। एक फल होता है, आप पहाड़ में गए होंगे, उसको घिंगारू कहते हैं, और घिंगारू कहते हैं, और उसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि टैक्साल मिलता है, जो कि हृदय रोग के लिए सबसे बड़ा विशेष रहता है। अगर उसको हमने पैकिंग करके अगर शहर में भी लाए तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ में अगर हम देखें कि अब मैं इसकी एक थोड़ा, अब बड़ा विषय होता है कि किलमोड़ा की कहानी सुन ली, हल्दी की कहानी सुन ली, घिंगारू की कहानी सुन ली, लेकिन ये कैसे धरातल में आई, ये बड़ा प्रश्न उठता है। आपने देखा होगा एक ग्राइप वाटर आता है, आप चाहें तो मोबाइल पे सर्च कर सकते हैं, वुड वर्ल्ड का ग्राइप वाटर। वो ग्राइप वाटर की एक बड़ी अच्छी हिस्ट्री है। 1851 में वो ग्राइप वाटर आया, बल्कि डाबर ने मुगली घुट्टी दी, और वो ग्राइप वाटर से ही ली गई है। डाबर का जो मुगली घुट्टी 555 वाला था, उसकी एक बड़ी रोचक कहानी है कि इंग्लैंड में जो कामकाजी महिला थी, वो क्या करती थी, एक बुढ़िया के पास सारे बच्चों को छोड़ करके चली जाती थी। बच्चे छोटे छोटे थे। अब किसी को, क्योंकि जो बच्चा होता है उसको ज़्यादा एसिड बनता है पेट में, उसको गैस ज़्यादा होती है, तो वो बच्चे रोने लग जाते। तो उसने क्या किया कि अजवाइन को पानी में डाला और उन बच्चों को वो पिलाने लग गई। उससे बड़ा रिलैक्स हुआ। सामने एक दुकान थी फार्मासिस्ट की, और वुडवर्ल्ड उसका नाम था। अब काफी लोग उसके पास जाते, वो कहते यार बुढ़िया के हाथ में क्या है, बुढ़िया तो कुछ पिलाती है, उसके बाद ठीक हो जाती है। तो 1851 में उसने जब उस बुढ़िया को पूछा आइडियाज किसका था, उसने देखा कि आप क्या पिला रही हो, तो उसने थोड़ा उसको उसमें कुछ एक्टिविटीज़ और कर दी, अजवाइन को किसी तरीके से वो मिला करके, क्योंकि मैं साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है क्या, और ये करके तो वुडवर्ल्ड का ग्राइप वाटर आज भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे, अगर आप मोबाइल पे और किसी मेडिसिन की दुकान पे अगर जाएंगे तो उसे हमेशा छोटे बच्चों को ही दिया जाता है। तो आज की डेट में अगर वुडवर्ल्ड ग्राइप वाटर का अगर आप औसतन व्यापार अगर देखें तो मिलियंस डॉलर में है।
और भारत में भी उसका अच्छा खासा निर्यात है। और जापान की जितने भी जापान के लोग हैं और चाइना के लोग हैं, ग्राइप्स वाटर की